हाँ जी, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज में जो नेक्स्ट चैप्टर लेके आया हूं मैं वो है मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स। और लास्ट टाइम भी इसका एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसने बच्चों को फंसा दिया था, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स को हल्के में ला ले, और हो सकता है कंपलसरी क्वेश्चन में भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो सारे बच्चे मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स मेरे साथ करेंगे, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए वीडियो की थोड़ी सी लेंथ ज्यादा है। एक एक क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसके अंदर सारे कंसेप्ट, एक एक पॉइंट, स्टडी मटेरियल वगैरह का हर जगह से बताया जाएगा। वीडियो को पक्का पक्का पूरा देखेगा, क्वेश्चन इससे बाहर चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि आ जाएगा। तो डेटर्स मैनेजमेंट है, वन शॉट वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे कांसेप्ट्स कवर कराए जाएंगे। एंड में वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आगे आपको कौन सा चैप्टर चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जिन बच्चों ने वर्किंग कैपिटल और क्या नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कंटेंट नहीं देखा है तो वो जाके शॉर्ट्स में वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बताया कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो कि बच्चों का बहुत बड़ा डाउट रहता है, वो आप मुझसे पर्सनली कैसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, क्राफ्ट ऐसे दोनों की बोलता। चलो देखो, चैप्टर है डेटर्स मैनेजमेंट, दो पार्ट हैं इसके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम जो आज पार्ट डिस्कस करेंगे वो ये है कि आप कितनी बार भी पढ़ लीजिए, आपको दिक्कत आएगी ही आएगी, ऐसा माना जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं सही तरीके से, पहले समझाऊंगा पूरी अच्छे तरीके से, दूसरे पार्ट में रटवा दूंगा, आपको दूसरा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में आपको आंसर आ जाएगी कैसे करना, कैसे जैसे इंस्टीट्यूट चाहता है वैसे प्रेजेंटेशन। दो तरीके क्वेश्चन आते हैं इसमें, डेटर्स मैनेजमेंट को रिसीवेबल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। पहला, किसी भी क्रेडिट पॉलिसी को एनालाइज करना, कि अगर आप क्रेडिट पॉलिसी को लिबरल करना चाहते हैं या और स्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो उस क्रेडिट पॉलिसी की एनालिसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप कर चुके हैं, उसमें आपको परेशानी नहीं आएगी। रूल बस एक ही है कि आपको फाइनेंसिंग कॉस्ट जो निकालना है उसमें पहले क्या होता है, सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। सबसे पहले आपको निकालनी है फाइनेंसिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट पे। अगर टोटल कॉस्ट अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो वेरिएबल कॉस्ट, और अगर वेरिएबल कॉस्ट भी अवेलेबल नहीं है तो लास्ट में जाके ऑप्शन नहीं बचता तो सेल्स में निकालते हैं। ये है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर कैलकुलेटिंग क्या, फाइनेंसिंग कॉस्ट। जो अभी हम पार्ट डिस्कस करने वाले हैं उसे बोलते हैं फैक्टरिंग, और ये सभी बच्चों की दिक्कत रहती है, कितनी बार भी पढ़ लो समझ में नहीं आता। क्या ये बात समझ में? इससे रिलेटेड एक बार शायद एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है अगर आपने देखा है तो, और एक ही इलस्ट्रेशन है इंस्टीट्यूट के अंदर जिसे हमें समझना है। थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा और 15 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा। देखिए कैसे फैक्टरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है और इसे कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में क्रेडिट सेल्स है या कैश सेल्स है? क्रेडिट सेल्स। आपने एक वर्ड सुना है अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स होते हैं अकाउंट्स में शेयर्स के लिए, सिक्योरिटीज को लेके। क्या होते हैं वो गारंटी देते हैं, अगर पब्लिक ने नहीं करता तो हम खरीदेंगे। क्यों ऐसी गारंटी की क्यों जरूरत पड़ी कि पब्लिक ने नहीं खरीदा तो हम खरीदेंगे? मत खरीदने दो, क्या दिक्कत है, जितने बिकेंगे जेन्युइनली बिकने दो। कमीशन मिलता है। गलत, बताओ। अंडर राइटर्स का कंसेप्ट ही क्यों आया? वो कह रहे हैं अगर पब्लिक नहीं खरीदेगी तो हम खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? कम करने के लिए। अगर पूरे लीक गए तो दोबारा से इशू करना पड़ेगा। गलत नहीं, 90% जी, 90% सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है कि मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन अगर नहीं हुआ तो कंपनी को पैसे वापस देने पड़ते हैं। और इसमें भी कहानी है कि 90% ही क्यों है, हालांकि मान ही जा रहा मैं, लेकिन अभी हम फैक्टरिंग पढ़ रहे हैं। फैक्टरिंग का मतलब ये होता है कि देखो मेरे डेटर्स हैं, किसी में 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, किसी में 4 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है, किसी में 5 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड है। तो होता क्या है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं वसूली भाई टाइप, वो ये कहते हैं कि ये जो दूसरों से वसूलने का काम है वो हम कर लेते हैं। क्लास 11th में पढ़ाया जाता है इसका कंसेप्ट, कि जो लोगों से वसूलने का काम है वो हम कर लेंगे, ठीक है। आप अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। अब ये हमसे क्या क्या चीजें करते हैं जरा ये देखिएगा फटाफट से। क्रेडिट सेल्स है ना, हमारी क्रेडिट सेल्स है, तो हम देखेंगे पहले डेटर्स कितने बन रहे हैं हमारे। तो जब मैं क्रेडिट सेल्स को, पहला जो स्टेप है, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप से समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना। पहला स्टेप ये है कि हम ये देखते हैं कि हमारे कितने पैसे बनते हैं जो मार्केट में फंसे हुए हैं। तो कैसे निकालेंगे? उसमें मैं पूरे साल की कौन सी सेल्स, क्रेडिट या कैश, एनुअल क्रेडिट सेल्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा क्या, कलेक्शन पीरियड से, जो भी मेरा कलेक्शन पीरियड होगा, और उसे डिवाइड कर दूंगा मंथ से या डेज से, जो भी आप करना चाहते हैं। या तो किससे डिवाइड होगा, 12 मंथ से, या किससे डिवाइड होगा, 360
डेज से या फिर किससे डिवाइड होगा 52 वीक्स, इनमें से किसी भी तरीके से होल्डिंग पीरियड्स गिवन होते हैं। अब इससे क्या आ जाएगा स्टेप 1 में, बताइए अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगी, डेटर्स, कि कितने डेटर्स ऐसे हैं जिसके लिए मुझे फैसला लेना है कि मेरे कितना पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट में फंसा रहेगा मार्केट में। तो वो ये लोग कहेंगे कि ठीक है ये जो अमाउंट निकल के आएगी ना आपको ये हम दे देंगे। पहले बात समझ में आई कि यहां पर बिजनेसमैन है, यहां पर डेटर्स हैं, और ये वसूली भाई डील किससे कर रहा है अभी, डेटर्स से या बिजनेसमैन से, बिजनेसमैन से। हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखना, बिजनेसमैन से ये कह रहा है कि मैं आपको आपके डेटर्स के पैसे दे दूंगा। क्या ये बात समझ में? फिर ये कह रहा है अच्छा एक बात बताओ मुझे, कमीशन भी तो है, कमीशन भी तो माइनस करूंगा मैं, फिर मैं रिजर्व्स भी माइनस करूंगा, फिर मैं आपको जो बाकी बचा पैसा होगा वो एडवांस के तौर पे दे दूंगा। क्या ये वाली बात समझ में आई या नहीं? अब ये पैसा आपको पहले दे देगा। देखो फैक्टरिंग में क्यों बुलाया गया है उसे, कि मेरा बैड डेट्स था, फिर जो ये मुझे पैसे देगा उसके लिए ब्याज भी चार्ज करेगा कि कितना ब्याज लूंगा। तो 3 खर्चे हो गए फर्म के पास, कौन कौन से बताओ? सबसे पहले कमीशन लेगा, दूसरा ब्याज से पहले क्या करेगा, रिजर्व, कि सारे पैसे थोड़ी दे देगा, अब आपको कुछ रोक के भी तो चलेगा। तो वो क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, अजीब सा कंसेप्ट है कि स्टेप वन में देखिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, क्या डेटर्स के पैसे मिल जाएंगे, यस। स्टेप 2 में आप उससे माइनस कर दीजिए, बताइए क्या। अब इसमें माइनस करने वाली चीजें मतलब कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट वो माइनस करेगा। सबसे पहले क्या माइनस करेगा वो, कमीशन, और क्या माइनस करेगा वो, रिजर्व। कमीशन माइनस करेगा, रिजर्व माइनस करेगा, और आपको जो थर्ड पॉइंट, जो स्टेप नंबर 3 है, उसमें आपका निकल के आ जाएगा नेट एडवांस अवेलेबल। क्या ये बात बिल्कुल सही है कि भाई वो कहेगा देखो कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलनी होती, सारे डेटर्स के थोड़ी पैसे दे दूंगा, 10-15 या 20%, इनमें से कुछ भी मैं थोड़ा सा पैसा रोक के चलूंगा, और कुछ अपना कमीशन का पैसा, क्योंकि मैं आपको पैसे दूंगा आप मुझे कमीशन देंगे, इससे अच्छा क्या है मैं काट ही लूं। क्या ये बात समझ में? तो इसे बोलते हैं नेट एडवांस अवेलेबल, नेट एडवांस अवेलेबल, जो आपकी फर्म को मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? अब सुनो जरा ध्यान से। क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने जो डेटर्स निकालने हैं, कमीशन निकालना है, रिजर्व निकालना है, फिर उसके बाद जब मैं किसी फैक्टर को अपॉइंट करता हूं तो मेरी सेविंग इन कॉस्ट होगी, बताओ किस किस चीज की। स्टेप नंबर 4 में निकालूंगा मैं सेविंग इन कॉस्ट। बताइए कौन कौन सी कॉस्ट बच जाएंगी। एक तो बेड डेट्स की मुझे चिंता नहीं होगी, सेविंग इन बेड डेट्स होगी पहली चीज। सेविंग इन एनी कलेक्शन एक्सपेंस जो कि मेरे होते हैं अब वो मुझे नहीं करने पड़ेंगे, तो ये 2 सेविंग निकालूंगा मैं। इसमें से जो 2 अमाउंट आएगी मेरी स्टेप नंबर किस में, 4 में, तो स्टेप नंबर 4 में और स्टेप नंबर 3 में जो अमाउंट में कंपैरिजन करूंगा, किस किस में, स्टेप 4 और स्टेप 3। क्या मुझे फाइनेंसिंग कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी इसमें? फाइनेंसिंग कॉस्ट का मतलब ये है कि वो मुझे पैसे दे रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी तो है, उसमें ब्याज भी तो है, मुझे पहले पैसे मिल रहा है, जो पैसे मुझे 3 महीने बाद मिलते हैं वो पैसे मुझे एडवांस में मिल रहे हैं, तो क्या एडवांस में ब्याज भी जाएगा? यस। तो जो नेट एडवांस अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो यहीं पे ब्याज निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, अगर आपका मन करे तो। इसे लगा देंगे हम स्टेप नंबर 4 की, हमें एडवांस देंगे। अब मुझे बताओगे कितने दिन का ब्याज देना पड़ेगा मुझे उसे जब वो मुझे एडवांस देगा। डेटर्स का मतलब तो यही है ना, फैक्टरिंग का मतलब तो ये भाई साहब 3 महीने बाद पैसे मिलने वाले, 3 महीने बाद तुम कलेक्ट करके एक तरह से जिम्मेदारी ले लो, बैड डेट्स ना हो। लेकिन अगर मुझे एडवांस दे रहा है तो क्या एडवांस के लिए इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा? हाँ। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे बताओगे? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? नेट एडवांस अवेलेबल मेरे पास है, इसमें से ये मैंने अमाउंट निकाली नेट एडवांस अवेलेबल, जो कि स्टेप नंबर 3 में आई। समझ में आया? मल्टीप्लाइड बाय क्या, ब्याज का रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, और मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन के लिए उधार दे रहा है, तो जो आपका होल्डिंग पीरियड होगा उतने ही दिन के लिए उधार दे रहा होगा, या तो 3 या 12 मंथ्स या 360 या 52। ये कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया? तो 3-4 चीजें हम कंपैरिजन कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। अब दिक्कत कहाँ आती है, बस इस चीज में देख लीजिए। यहां तक तो सीधा सीधा हिसाब है, डेटर्स अपने कमीशन काटेगा वो, और क्या काटेगा, रिजर्व रोक के रखेगा, और अपना ब्याज का पैसा। 3 चीजें हैं, बस बात खत्म, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सवाल ये आया, देखो जरा ध्यान से, अमाउंट्स को जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो डेटर्स का बैलेंस है ये पूरे साल की फिगर है। डेटर्स बैलेंस क्या है, पूरे साल की फिगर है या 3 मंथ्स है? तो 3 मंथ्स की फिगर है, जल्दी से बताओ। जितने महीने, तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है वो 3 मंथ्स की है। और अगर ये अमाउंट 3 मंथ्स की है तो क्या कमीशन भी इसी अमाउंट पे निकलेगा? हाँ। तो ये भी कितने को शो कर रहा होगा, 3 मंथ्स को। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यस सर।
और अगर ये वाला अमाउंट रिजर्व का है तो ये भी कितने का शो कर रहा है, 3 मंथ्स का। लेकिन 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 जो ये मेरी सेविंग कॉस्ट है, बैड डेट्स कलेक्शन एक्सपेंस, ये हमने कितने पे निकाले होंगे, पूरे साल पे, पर एनम पे। तो क्या मैं स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 2 को कंपेयर कर सकता हूं? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लास्ट में मैं करूंगा कंपैरिजन। और कंपैरिजन में क्या करूंगा, जरा ध्यान से देखिए, कौन से स्टेप को एज इट इज उठा लूं, ये बताओ। स्टेप 5 को या स्टेप 3 को या 2 को, बताओ एज इट इज किसको उठाऊं, स्टेप नंबर 5। तो मुझे स्टेप नंबर 5 जो कि मेरी अब कॉस्ट सेव हो रही है, स्टेप नंबर 5, उसको कंपैरिजन करना है कौन से स्टेप से, स्टेप नंबर 3। लेकिन उससे पहले मुझे एक काम करना पड़ेगा, बताओ क्या, 12 डिवाइड बाय 3। ये चीज समझ में आई या नहीं? क्योंकि स्टेप नंबर 5 की जो बातें हैं वो कैसी हैं, एनुअल, और स्टेप नंबर 3 की बातें हैं वो कैसी है, 3 महीने की। तो क्या कंपैरिजन सही हो सकता है? नहीं। तो पहले जो 3 महीने वाली बात है उसे एनुअल पे ले जाना पड़ेगा। हालांकि अब आप कहोगे सर वो तो यहां पे भी निकाल सकते, तो ऐसा इंस्टीट्यूट प्रेजेंटेशन नहीं मांगता आपसे। इंस्टीट्यूट कहता है पहले मुझे ऐसे प्रेजेंट करके दिखाओ, फिर उसके बाद लास्ट में कंपेयर करके दिखाओ और इसको इक्वल एनुअल अमाउंट पे लेके आओ। क्या ये बात समझ में? भाई कैसा इलस्ट्रेशन है, उससे देखते हैं फटाफट से कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये कौन सी इलस्ट्रेशन थी इसकी, कौन सी नहीं की, कुछ आइडिया है? ये देखो, उन्होंने कहा इस तरीके से निकालना है आपको। क्या क्या कॉस्ट पड़ती है उसको, फैक्टरिंग की कमीशन पड़ती है, और क्या पड़ती है उसको, इंटरेस्ट जो वो चार्ज करता है। अब नेट बेनिफिट कैसे निकालते हैं ये दिखाता हूं मैं आपको सीधा क्वेश्चन से। ये रहा हमारे स्टेप 1 में, हमने सबसे पहले क्या कंप्यूट किया था, बताओ। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में डेटर्स, एनुअल क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग पीरियड। अब इस क्वेश्चन में क्या आपको दिख रहा है, वो फर्म की क्रेडिट सेल्स कितनी है, 3,60,000 और 360 लाख, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड कितने का है, 30 दिन का। यहां से मुझे क्या डेटर्स निकाल सकता हूं, निकालिए, 360 मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइड बाय 360, 30 क्या, 30 लाख। अब 30 लाख मेरे डेटर्स का बैलेंस आ गया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा जहां मैंने नोट्स बनाए वहीं पे काम करेंगे। यहां पर मैंने लिख दिया स्टेप नंबर 1 में सारी कैलकुलेशन करके 30 लाख। इस स्टेप्स को जरा ध्यान से समझिएगा, बार बार दिक्कत जो आती है वो नहीं आएगी। 30 लाख के मेरे डेटर्स निकल गए यहाँ पे जो मैंने निकाले हुए हैं, 30 लाख। कैसे आया, 360 लाख मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज डिवाइड बाय 360 डेज, यही किया है आपने अभी। अब सुनिए कमीशन कितने का है, क्वेश्चन से पूछिए जरा कमीशन कितने का है। यहाँ आ गए हम, फाइनेंस कंट्रोलर एस्टिमेट बैड डेट स्लॉट्स अराउंड 2% ऑफ द क्रेडिट सेल, फर्म स्पेंड्स कितना, 1,40,000 एनुअली। अब देखो एक तो बैड डेट्स बच जाएगी और 1 लाख। चलिए कौन सा स्टेप दिया हुआ मुझे, स्टेप नंबर 5, याद है आपको स्टेप नंबर 5, सेविंग क्या क्या होगी, तो बैड डेट्स बच जाएगी और 1,40 बच जाएंगे। अब ये 1,40 अमाउंट कैसे गिवन है, और जब मैं 360 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको तो ये भी कैसे आएगा, एनुअली, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। दिस कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ टेलीफोनिक एंड फैक्स बिल्स वगैरह आते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट, इसका मतलब यही मेरी सेव होंगी आगे। फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड टू बाय द फर्म्स रिसीवेबल, द फैक्टर विल चार्ज कितने % कमीशन, 1% कमीशन, एंड विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल ऑन इंटरेस्ट ऑफ 15%, और एडवांस भी देगा, एडवांस देगा लेकिन कितने के बाद, 10% रिजर्व। अब देखो जरा ध्यान से सारी बातें, ये जो 1% है, ये जो 10% है, वो हटा के देगा अपने पैसे में से। अब पैसे कितने, जरा ध्यान से देखिए, कितने पैसे थे, 30 लाख। 30 लाख का 1% कमीशन निकाले कितना आएगा, 30,000। तो 0.3 लाख लिख दूं, और 10% का रिजर्व, तो 10% भी किस पे निकलेगा, 30 लाख पे। मेरी सारी कैलकुलेशन किस पे होने वाली है, अब 30 लाख पे समझाया था मैंने आपको, तो ये कितना आ गया, 3 लाख। अब बताओ नेट एडवांस अवेलेबल कितना है, 26.7। यस सर। ठीक है, तो हमने लिखा 26.7 लाख। अगर मैं इस पर ब्याज निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, 26.7 लाख मल्टीप्लाइड बाय रेट कितना था, 15%, और कितने दिन का ब्याज निकलेगा, 30 डिवाइड बाय 360, 33,375। ये मेरा एडवांस आ गया। ये एडवांस कौन सा, ये मेरा ब्याज आ गया। ये ब्याज कितने वाला है, 3 महीने वाला। क्या ये सारी फिगर्स 3 मंथ्स की ही हैं, ये वाली भी, ये वाली भी, सारी चीजें मैं 3 मंथ्स पे कर रहा हूं। क्या ये बात समझ में? अब मैं अचानक से आया सेविंग इन कॉस्ट, बैड डेट्स कितने कम हो जाएंगे, मैंने कहा 360 लाख, सीधा निकालो 360 लाख का कितने %, कितना था बैड डेट्स, 2%, 2% निकालो इसका, 7.2 लैक्स, और उसके बाद 1,40,000 भी था, याद है आपको, वो भी अवेलेबल कॉस्ट थी। तो बताओ अमाउंट कितनी,
8.6 लाख। अब मैंने कहा कंपैरिजन करो स्टेप 5 का। स्टेप 5 मतलब 8.6 लाख मल्टीप्लाइड बाय स्टेप 3। स्टेप 3 में दो अमाउंट थी मेरी, कौन कौन सी जो मैं पे करूंगा, कमीशन और रिजर्व। आ जाते हैं, कमीशन और रिजर्व करूं या कमीशन और ब्याज करूं, ये है सवाल। मेरा खर्चा कौन सा है, कमीशन और रिजर्व का या कमीशन या ब्याज का? कमीशन और ब्याज। कमीशन और ब्याज का। रिजर्व तो नहीं है मेरा खर्चा, रिजर्व तो बस वो रोक के दे रहा है, बाद में दे देगा। तो मेरे दो ही खर्चे हैं, बताइए कौन कौन से, एक तो कमीशन और एक ब्याज। कमीशन और इंटरेस्ट। कमीशन कितने की थी, 30,000 की। कितने, 30,000 की थी। उस 30,000 को मुझे मल्टीप्लाई करना है, बताओ किससे, 360 और डिवाइड बाय 30, ऐसे ही कुछ था। और उसके बाद ब्याज पे आ जाइए, ब्याज कितना है, 33,375। ये भी कितने महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बताओ, ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 महीने को, ये साल का कैसे नहीं है। ये जो नेट एडवांस अवेलेबल है वो 3 महीने का है, तो ब्याज भी कितने का आएगा, 3 महीने का। तो मैं आ गया वापस, मल्टीप्लाइड बाय 360 डिवाइड बाय 30। जल्दी से बताइए कमीशन कितनी आएगी एनुअली। कितनी, 360, 3,60,000, सॉरी 3.6 लाख, 4 लाख, 4,05,000 ऐसे ही लिख देते हैं हम, सही है। अब टोटल कर लीजिए, ये टोटल कितना आया, 7,60,500। तो देखो जरा ध्यान से, मेरी सेविंग कितने की हो रही है, 8,60,000 की। मेरी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितना बताया आपने, 7,60,500। पहले ये चीज समझ पा रहे हो या नहीं? Yes, sir. क्या मेरी नेट सेविंग है, यस सर, नेट से 99,500। 99,500 का पॉजिटिव में सेविंग है, इसलिए हम क्या कहेंगे, फैक्टर को अडॉप्ट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि उससे जाने वाले दो ही खर्चे, एक तो कमीशन का और एक ब्याज का। कमीशन और ब्याज का सालाना खर्चा निकालोगे तो दोनों मिला के कितना आएगा, 7,60,500। और जबकि मेरी जो कॉस्ट बचा रहा है वो कितना है, 860। तो क्या मुझे फैक्टर को अपॉइंट कर लेना चाहिए, आंसर इज यस। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, उन्होंने कहा एवरेज रिसीवेबल, ये खर्चा आया कितने का, पहले उन्होंने क्या निकाला, 30 लाख। उस 30 लाख पे ही कमीशन निकाली, 30 लाख का ही रिजर्व निकाला, उसका टोटल कर दिया, मतलब ये इनका एक्सपेंस है 3,30,000। अब अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस हमारे पास भी कितना था, बताइए, अमाउंट अवेलेबल फॉर एडवांस 27 लाख, 26,70,000। इसी पे उसने क्या निकाला है, ब्याज कितने दिन का, 30 दिन का। और उसके बाद अमाउंट आगे नेट एडवांस वगैरह जो भी ये निकालना चाहता है, 26-36 जो भी है नेट अमाउंट ऑफ एडवांस अवेलेबल, मतलब ब्याज भी हटा दे अगर तो हम। अब उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। उसने कहा दो सेविंग है आपकी, 1,40 और 7,20, दोनों मिला के कितना होता है, 860। और उसके बाद हमारे पास दो ही खर्चे आ रहे, फैक्टरिंग कमीशन और ब्याज, 360 ये हो गया और 4,05,000 ये हो गया। अब जैसे भी प्रेजेंटेशन है, क्या आपको कहानी समझ में आई कैसे करनी है, स्टेप समझ में आया ये करने, तो इसमें कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चे को क्या डाउट आता है, बच्चे को ये आता है डाउट कि रिजर्व हमने माइनस क्यों किया यहाँ पर, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, इसका यहाँ पर कोई रोल क्यों नहीं है। बस इन दो बातों के बीच में बच्चा फंस के रह जाता है, और 3 महीने और कौन सी बातें साल वाल की चल रही हैं, कब रिवर्स कर रहे हैं, इन सब में थोड़ा सा चकरा जाता है बच्चा। आपको समझ आई क्या समझाया मैंने, बताओ स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 डेटर्स निकाल लो, बात खत्म। ये डेटर्स जो होल्डिंग पीरियड होगा मेरा, चाहे 30, 60 जो भी है, उसके डेटर्स का बैलेंस आएगा। इसके बाद उन्हीं डेटर्स पर परसेंटेज लगाकर क्या निकालेंगे, कमीशन। कमीशन निकालने के बाद अगर क्वेश्चन ने बोला है कि रिजर्व माइनस करना है, कई बच्चे मान लीजिए रिजर्व नहीं दिया तो बच्चा कंफ्यूज है, अब क्या करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, रिजर्व 0। अब रिजर्व माइनस किया है, इसका मतलब जो उसका पैसा, जो डेटर्स का बैलेंस है, उसी में से रिजर्व रोक के देगा मुझे। तो मैंने अपना कमीशन का पैसा हटा लिया उसने, और दूसरा कौन सा, जो रिजर्व रोक रहा है, बाद में दे देगा, मेरा खर्चा नहीं है, बाद में दे देगा वो मुझे, अभी के लिए रोक रहा है, मतलब 3 महीने बाद जैसी जो भी उसका होल्डिंग पीरियड है तब वो पैसा दे देगा। उसके बाद ये दो खर्चे माइनस करने के बाद वो अमाउंट आएगी जिसपे ब्याज लगना चाहिए, मतलब जो मुझे एडवांस देने वाला है। अपना कमीशन हटा लिया, अपना रिजर्व हटा लिया जो बाद में दे देगा मुझे। अब ये अमाउंट वो मेरे हाथ में देने वाला है, और इस ब्याज पे मुझसे इंटरेस्ट लेगा, इस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट लेगा। तो मैंने कहा फिर इंटरेस्ट भी काट ही लो। तो जो अमाउंट नेट एडवांस अवेलेबल था उसमें से ब्याज भी काट दिया, तो लास्ट में कितना पैसा मुझे हाथ में मिलने वाला है ये निकल जाएगा आपको। क्या ये बात समझ में? अब आते हैं कंपैरिजन पार्ट पे। जो मेरी कॉस्ट सेव हो रही है वो मेरे लिए फायदा है, और जो मेरा कमीशन है और जो मेरा इंटरेस्ट है वो मेरा खर्चा है। इन दोनों को कंपेयर करना है, रिजर्व कोई मेरा खर्चा नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अब बताओ कौन सा क्वेश्चन था वो एग्जाम वाला?
नहीं नीचे थर्ड ये ये हाँ मुझे तो नहीं लग रहा। हाँ, फैक्टरी। अ फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड द कंपनी टू बाय इट्स अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। हालांकि इसमें एक और कैच है, लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में वो गिवन नहीं। जब भी इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अगर क्या चीज हो जाए, नेगेटिव, अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो डिसीजन क्या लेंगे, फैक्टरिंग लेंगे। लेकिन अगर ये कभी नेगेटिव में आ जाए, अगर नेगेटिव में आ जाए तो क्या करेंगे, तो नेगेटिव में तुरंत रिजेक्ट नहीं करते। नेगेटिव में तुरंत रिजेक्ट नहीं करते। नेगेटिव में रिजेक्ट करने की बजाय जब वो अपना ब्याज माइनस करेगा तो नेट एडवांस अवेलेबल आएगा आपके पास, और खर्चा क्या पड़ रहा है, कमीशन और ब्याज का। ध्यान से समझना। तो आप क्या करोगे, नेट एडवांस अवेलेबल आफ्टर इंटरेस्ट, तो नेट अमाउंट रिसीव्ड निकलेगा। तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, मतलब ब्याज की फॉर्म में और कमीशन की फॉर्म में, प्लस आपको नेट अमाउंट कितनी मिल रही है, ये देखेंगे। उससे एक रेट निकालेंगे। रेट निकल जाएगा यहां से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टोटल कॉस्ट, क्वेश्चन में हमारे कितनी निकल के आ रही है, टोटल कॉस्ट 7,60,500, जो मुझे उसे देना पड़ रहा है। पहले ये बात समझ में आई या नहीं। और मेरे पास कौन सी है, नेट एडवांस अवेलेबल। अब देखो प्रॉब्लम ये आएगी कि टोटल कॉस्ट तो पूरे साल की है, तो मुझे यहाँ कौन सी कॉस्ट निकली चाहिए, पूरे साल की या 3 महीने की। नीचे वाली फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, 3 महीने की। तो मुझे क्या दोनों ही फिगर 3 महीने लेनी चाहिए। यस, तो मेरे पास 2 खर्चे थे, कौन कौन से बताओ। एक तो कमीशन का कितना 30,000, प्लस ब्याज का कितना था 33,375, तो 33,375 ये 2 खर्चे मेरे हो रहे हैं। प्लस मुझे उसके बदले क्या मिल रहा है, नेट एडवांस अवेलेबल आफ्टर इंटरेस्ट, जो नेट अमाउंट निकल के आई है। कौन से स्टेप में, ये ब्याज के बाद मैंने माइनस नहीं किया अभी। यही बात समझ में। अब इससे ये देखेंगे कि अगर मार्केट में भी मैं पैसे लेने जाऊंगा तो देख लेते हैं फिर वहां पर क्वेश्चन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अमाउंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा आफ्टर इंटरेस्ट। 2670 तक तो आई गए थे, माइनस कर दीजिए 33,375, 26,36,625 यही आ रहा है 26,36,625। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है जो मैं अब बता रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहे तो उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट में लिखा हुआ है। बच्चा क्या करेगा, पॉजिटिव आया तो ठीक है, और नेगेटिव आया तो तुरंत रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, पहले आप देखेंगे, पहले आप मल्टीप्लाई करिए 100 से, कितना है 2.403। 2.404 एक बार 7 से करना फटाफट से, 7,60,500 से, एनुअल से ही करना पड़ेगा। कितना, 28.84। ठीक है, तो पहले वाले सही है। कितना आ रहा था पहले वाला, 2 पॉइंट बोल गए 404। इसका मतलब ये खर्चा मुझे 2% का पड़ रहा है, और अगर मैं इसे मार्केट वर्सेस मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपेयर करूंगा तो बताओ ये ज़्यादा होगा या कम होगा, बहुत कम। मार्केट पे इस रेट पे थोड़ी मिल रहा है, तभी तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबिलिटी के रेंज में आया है। लेकिन अगर ये नेगेटिव आ जाता तो मैं इस अमाउंट को निकालता, और ये अमाउंट 7, 8, 9, 10% या 11% के आसपास आती, और क्वेश्चन में मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता। हाँ, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपनी का वो दिया होता कि मार्केट में अगर लोन लेने जाओगे तो कितने का मिल रहा है। जैसे मान लीजिए मेरा आंसर आया 12%, अभी तो ये बहुत कम क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव सिचुएशन चल रही है। नेगेटिव आएगा तो परसेंटेज बढ़ जाएगा कि हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही होगी एडवांस के अगेंस्ट। तो मान लीजिए ये आया 12% और मार्केट में मिल रहा है 15%, तो नेट बेनिफिट नेगेटिव होने के बावजूद भी मेरा जो डिसीजन है वो क्या रहेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, एक्सेप्ट करना पड़ेगा फैक्टरिंग का ऑफर। अब कोई बच्चा इस बात को समझना चाहे तो ही समझ पाएगा कि ये कर क्यों रहे हैं हम ये इसलिए कर रहे हैं कि वो मुझे 26,36,625 रुपए दे रहा है। मान लीजिए नेगेटिव आ रहा है, मान लिया ना हमने नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये बात के चलो कि मेरी जेब में वो 26,36,625 डाल रहा है और बदले में 2 चीजें ले रहा है। तो मैं अगर फैक्टरिंग की सर्विसेज भी नहीं लूंगा तो कहीं और से पैसा लाऊंगा, और कहीं और से पैसा लाऊंगा तो उनको ब्याज दूंगा, जो मुझे लिखा होगा कि नॉर्मल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में कितना चल रहा है। तो मैं इसे नॉर्मली ऐसे मानूंगा कि खर्चा ही तो है, तो मैं लोन ले रहा हूं और लोन पे कितना ब्याज जा रहा है, और ब्याज और कमीशन दोनों जा रहा है।
क्या ये बात समझ में आई? तो अभी तो क्योंकि सिचुएशन पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है तो बच्चे तुरंत एग्जाम पे, और नेगेटिव आने के बाद आपको रुक जाना है, नेगेटिव के बाद ऐसे करना है, आपको इंटरेस्ट निकालना है। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट को वर्सेस करना है तो अगर अब कम है तो सही है, मतलब इफ ये जो हमारा इफेक्टिव रेट आएगा, इफेक्टिव रेट अगर ये ज़्यादा है किससे, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर ये कम आ गया तो एक्सेप्ट कर लेंगे। इफ इफेक्टिव रेट इज लेस देन मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। अब ये क्वेश्चन ना आपके इसमें है ना कहीं उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन हम तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ही क्लासेस ले रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो इतनी बात पता होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेपर तो मुश्किल आएगा, तो कंफर्म बात है, आप मेरे से साइन करा लीजिए अभी इस बात को लेके। तो आगे बात समझ में? तो ये रहा हमारा वो वाला हिस्सा। अब आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन पे आता हूं मैं, बताइए क्या है। द करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द डेट इज 80 days एंड हाफ ऑफ द डेट इज डिफॉल्ट। इसका मतलब क्या है? 0.5% bad debts. The factor has agreed to pay over money due the company after 60 days and it will suffer all losses for bad debts also. इसका मतलब सेविंग इन bad debts होगा। और एक प्रॉब्लम है इसमें, बताइए क्या? 60 दिन बाद देगा। वो हमें पैसे कितने दिन बाद देगा? 60 दिन बाद। इससे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा? हमें पहले मिल रहा था ना उसमें। हमें होल्डिंग पीरियड कितना है? होल्डिंग पीरियड कितना है? 80 दिन। और फैक्टर्स है एग्रीड टू पे ओवर द मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 days एंड इट विल बियर ऑल द लॉसेस। तो इंटरेस्ट कितने दिन का निकलेगा बताओ? 20 या 60 या 80? 60 दिन बाद दे रहा है तो 60 दिन का तो नहीं चार्ज करेगा ना। और अगर कुछ नहीं गिवन होता तो कितने दिन का निकलता? 80 दिन का। तुरंत दे देगा वो मुझे। क्या ये बात समझ में आई? अब फैक्टरिंग कमीशन कितना है? 2%। द कंपनी स्पेंड्स 1 लाख रुपए ऑन एडमिनिस्ट्रेशन और एनुअल क्रेडिट से 90 लाख है। वेरिएबल कॉस्ट वगैरह की शायद मुझे जरूरत पड़ेगी क्या? वेरिएबल कॉस्ट वगैरह की जल्दी से बताओ। शुड द कंपनी एंटर इनटू द एग्रीमेंट? बताइए क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट की और बोरोइंग कॉस्ट की तो खैर जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी या नहीं, ये बताइए। या ये जुमला है? जुमला। स्टेप से चलते हैं। पहला स्टेप बताओ। डेटर्स। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट क्या था? स्टेप नंबर फर्स्ट जल्दी से बताओ। स्टेप याद रखना, बार बार एग्जाम में अगर आपने पढ़ भी रखा है, पता है आपको ये बार बार दिक्कत करता है, तो पहले डेटर्स का बैलेंस निकालेंगे। डेटर बैलेंस के लिए मुझे क्या चाहिए? एनुअल क्रेडिट सेल्स। देखिए क्रेडिट सेल्स कितनी है? 90 lakhs। और कलेक्शन पीरियड कितना है? 80 days। और क्वेश्चन में देख लेते हैं कहीं 365 उन्होंने बोला है। अब कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में कर देते हैं और गलत आता है फिर। कितना आ रहा है? 19,72,602.7। 19,72,603 कर दें? ठीक है। ठीक है, ये डेटर्स था। अब मुझे स्टेप 2 में क्या करना है? मुझे स्टेप 2 में खर्चे निकालने के। इसमें से माइनस क्या क्या करूं? बताओ क्या माइनस करूं? एक तो कमीशन माइनस कर लेंगे और रिजर्व माइनस कर लेंगे। क्या आपको क्वेश्चन में कहीं रिजर्व दिखा था? नहीं। नील हो जाएगा रिजर्व। तो रिजर्व नील कर देंगे। जो बच्चे रट के आते हैं वो फंस जाएंगे कि रिजर्व नहीं है इसमें। कमीशन कितने की थी? 2% की? 2%। पक्का? यस सर। Yes, sir. 39,453। एट द रेट 2%। 2% किसका निकलेगा? 90 lakhs का या 197 का? 197। बताइए कितना आया? 39,453। 39,453। अब मैंने कमीशन माइनस कर दिया, बताइए नेट अमाउंट कितना बचा? नेट अमाउंट ऑफ एडवांस 19,33,150। अब मुझे क्या निकालना है बताइए स्टेप नंबर 3 में? बताओ। एडवांस अगर मुझे पता चल जाए तो इसका मतलब क्या है? मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो अब इंटरेस्ट निकालने दें। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 193,3,150 मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन का? 20 डिवाइड बाय कितना? 365 और कितना? 15%। कितना आ रहा है? 15,888.9। 15,889 कर लेते हैं इसको। क्या ये बात समझ में? अभी हम क्या क्या कर चुके हैं? देखो कमीशन निकाल चुके हैं, सारी चीज़ें कर चुके हैं। अब आता है नेट एडवांस अवेलेबल। एक बार मुझे क्वेश्चन में ये ज़रूर देखना है कि उन्होंने 20 दिन पे ही निकाला है और क्या उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। पहले एक बार अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेट अमाउंट ऑफ एडवांस और नेट एडवांस आफ्टर इंटरेस्ट बताइए कितना? 19,17,261। 19,17,261।
261 की अमाउंट मुझे मिलने वाली है। ये तब काम आएगी जब मैं ब्याज निकाल रहा हूँ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। नहीं यही बात समझ में? जब मैं क्या निकाल रहा हूँ, कितने का ब्याज पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 3 था। आते हैं स्टेप नंबर 4 पे। अब ढूंढने चलते हैं क्या कौन कौन सी सेविंग हो रही है मेरी। तो पहली सेविंग कहाँ हो रही थी? बैड डेट्स में। सेविंग इन बैड डेट्स। कितने की सेल्स थी? 90 लैक्स। कितने परसेंट के बैड डेट्स थे? 0.5। याद है आपको? बताइए कितना आएगा? 4.5, 4.5 या 0.45, यानी कि 45,000। और इसमें प्लस करेंगे आपका 1 लाख शायद था अमाउंट, यस, एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन में सेव हो जाएंगे मेरे कितने? 1 लाख। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1,45,000 की मुझे टोटल सेविंग है। अब बताओ स्टेप 5 में क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो स्टेप 5 में मैंने किया कंपेयर। ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स चल रहे हैं, लॉजिकल है, इसमें कोई रटने वाली बात नहीं। स्टेप 5 में मैं क्या देखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल सेविंग देखते हैं, कितने की है टोटल सेविंग? 1,45,000 की। अब इसमें से इक्वल एनुअल अमाउंट माइनस करेंगे किस किस की? कमीशन की और किसकी? इंटरेस्ट की। कमीशन था कितना ये बताओ? 39,453। तो 39,453 मल्टीप्लाइड बाय कितना? डिवाइड बाय कितना? 365। अब यहाँ पर बच्चे 80 करें या क्या करें बताओ? कमीशन, कमीशन तो 20 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा ना। बताइए कितना आ रहा है? 1,80,004 रुपये। क्या आपको लगता है ऑलरेडी एक्सीड कर गया है? आगे चलो। इंटरेस्ट था कितना? 15,889 मल्टीप्लाइड बाय क्या करें? 365 डिवाइड बाय कितना? 20। कितना बताइए, जल्दी बताइए। 289,974। इतना कैसे आ सकता है ये चेक करेंगे। बताइए नेगेटिव कितना आ रहा है? 3,24,000। गलत सा लग रहा है मुझे, क्यों? कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन से ईयर का? पता ही नहीं है। फर्स्ट का ए है ना ये। रुक जाओ मैं बताता हूँ। फर्स्ट का ए किस में दिख रहा है आपको? दिसंबर 21 में है एक तो, और एक जुलाई 21 में भी है। तो दोनों में से किसी एक का होगा। इनके आंसर्स निकालिए फटाफट से, एक बार फटाफट जल्दी से। दिसंबर 21 का देखो जरा फटाफट से। क्या दिसंबर 21 का सॉल्यूशन में यही आ रहा है या क्या आ रहा है? दिसंबर 21 के अभी तो अवेलेबल नहीं होंगे ना, शायद निकल जाएंगे, लेकिन वो निकालो जरा फटाफट से। आंसर अमाउंट अलग है, सेम है? फर्स्ट का ये पार्ट है, ये रहा। ये तो 145 ही है ना। इंटरेस्ट 90 लैक्स। अच्छा, उन्होंने वेरिएबल कॉस्ट पे निकाला है ना, जैसे हम इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स निकालते हैं ना। बस प्रॉब्लम ये है, हम भी निकाल सकते थे वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा कहीं चेंज है? कमीशन तो सीधा सीधा निकाल दिया उन्होंने, कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको माइनस में कैसे आ रहा है? सारे काम मैं पहले कर दिया। वो तो इक्विवेलेंट करेंगे तब भी वही आएगा। हमारी अमाउंट इतनी कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है? देखना ज़रा।
उन्होंने बस जो ब्याज वाला काम है वो सेल्स की जगह किस पे किया है, वेरिएबल कॉस्ट पे, जब हमारे पास अवेलेबल होती है और कोई चेंज नहीं है। अगर उससे इतना डिफरेंस आ जाएगा तो देखते हैं एक बार कि क्या उससे इतना डिफरेंस आना चाहिए। जैसे ये ब्याज वाला काम देखना ज़रा फटाफट से, कितने परसेंट थी वो, 15%। वेरिएबल कॉस्ट 80% था ना, तो करना ज़रा फटाफट से। सेल 90 लाख थी। नहीं फिर तो वो वेरिएबल नहीं, फिर तो सारा ही गलत हो जाएगा ना, कमीशन वगैरह सब। इसको ऐसे तो कर ही नहीं सकते हम। उनका ब्याज कितना आ रहा है, ब्याज देखना, 59,178 पूरे साल का हाँ, कौन सी अमाउंट पे निकाला है, 20 दिन का है। 20 दिन का है। ब्याज तो 20 दिन पे ही निकाला ना उन्होंने, हाँ, तो ब्याज 20 दिन वाला ही रहने दिया कंपैरिजन के लिए। और कमीशन 90 लाख 90 लाख का 2%। एक सेकंड रुको, इंटरेस्ट चार्जेस भी हमने एनुअल किए थे ना यहाँ पे, देखो इंटरेस्ट चार्जेस भी एनुअल करने पड़ेंगे हमें। नहीं इंस्टीट्यूट का आंसर देखो, इनका छोड़ो। इंस्टीट्यूट का ही है। मैंने तो इंस्टीट्यूट का इंटरेस्ट को सेविंग में लिखा। इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इसमें एक लाइन नहीं लिखी हुई है बस, कि देखो क्वेश्चन में पढ़ो, जो हमारे स्टडी मैट में लिखा हुआ था क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई थी, पढ़िए जरा फटाफट से, जिसकी वजह से क्वेश्चन बदला है कि द फर्म, यहाँ पर द फैक्टर विल चार्ज 1% कमीशन, और जो नेक्स्ट लाइन है ये पढ़िए, एंड विल पे एडवांस अगेंस्ट रिसीवेबल। इसका मतलब जो 30 दिन के बाद मुझे पैसा मिलने वाला था, अब वो 30 दिन की जगह पहले दिन मिल जाएगा, इसलिए मुझसे 30 दिन का ब्याज चार्ज किया जा रहा था। लेकिन अब क्या उसने एडवांस देने की बात कही है, नहीं, अब उसने कहा जो 80 दिन का पैसा है अब कितने दिन में मिल जाएगा, 60 दिन में। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 से 60 हो गया। दोनों बातों में फर्क है, देखो 80 की जगह पहले दिन दे दे तो मुझे ब्याज देना पड़ेगा, लेकिन 80 की जगह एवरेज कलेक्शन पीरियड ही कितना हो रहा है, 60। तो पहले जो 80 दिन तक मेरा फंड्स ब्लॉक रहता था, वो कितने दिन ब्लॉक रहेगा, 60। तो 20 दिन की मेरी सेविंग थी इंटरेस्ट में। इसने एडवांस वाली बात लिखी नहीं थी, हमने अज्यूम कर ली कि एडवांस दिया है इस वाले क्वेश्चन में, बस और कोई भी दिक्कत नहीं। पढ़ो, कहीं लिखा हुआ इसने एडवांस दिया है, पढ़िए जरा ध्यान से। कहीं क्वेश्चन ने ये मेंशन था कि एडवांस गिवन है बाय द फर्म, कि पहले दिन ही तुम्हें एडवांस दे देंगे और रिजर्व कुछ रोक के रखेंगे, नहीं, बस यही एक थोड़ा सा एरर हो गया इसमें, हमने अज्यूम कर लिया कि एडवांस दिया है उसने, जबकि एडवांस नहीं दिया। क्या ये बात? तो जो मेरे पहले फंड्स कितने दिन ब्लॉक रहते थे, 80 दिन, अब कितने दिन ब्लॉक रहेंगे, 60 दिन। तो 20 दिन का जो मेरा फंड्स ब्लॉकेज है उस पर मुझे इंटरेस्ट की सेविंग होगी, और इंटरेस्ट निकालने का रूल यही है, क्या है बताओ, इंटरेस्ट निकालने का रूल क्या है। अब तो मुझे एडवांस नहीं दे रहा ना, तो मेरे लिए जो ये वाली अमाउंट थी वो नहीं है काम की चीज़, रिजर्व वगैरह कुछ भी नहीं करना मुझे, कमीशन का मेरा एक खर्चा है, और दूसरा खर्चा मेरा कौन सा होगा, ब्याज का। अब ब्याज का खर्चा है या सेविंग है, ये बताओ। स्टेप 3 में इस बार मैं ब्याज दूंगा नहीं, मुझे मिलेगा, सेविंग है ब्याज में। और ब्याज निकालने की जो सेविंग है फैक्टरिंग कॉस्ट की, जो इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, फाइनेंसिंग कॉस्ट में सेविंग, इसे बोलते हैं सेविंग इन फाइनेंसिंग कॉस्ट, इसकी सेविंग है बस ये। और इसका निकालने का एक ही रूल था, पूरे एक ही साथ निकाल लीजिए पूरे साल की। ये तो हम पहले एडवांस निकालते थे, एडवांस का केस है ही नहीं, तो सीधा सीधा कितने लाख की सेल्स थी, कितने लाख की, 90 लाख की सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 15% सीधा, और कितने दिन की बचत थी, 20 दिन की, तो पूरे साल का ब्याज आ गया। अरे वो भी करना पड़ेगा ना, 90 लाख तो वो था, 80% करिए। कितना, 59,178, ये मेरी सेविंग है। अब वो कहाँ ऐड हो जाएगी, यहाँ पर इंटरेस्ट वाली भी, प्लस इंटरेस्ट सेव, या फाइनेंसिंग कॉस्ट में जो इंटरेस्ट है वो सेव हुआ है, 59,178। हाँ जी, 59,178 तो 20 दिन में दिखा रहा होगा,
सेविंग वाले सारे ऊपर से नहीं नहीं, 20 दिन ही के लिए तो मेरी बचत हुई है, कम ही 20 दिन से हुआ है तो 20 दिन का ही फायदा है। 20 दिन पहले ही पैसे देगा वो तो हम तब करते थे जब ब्याज निकालेंगे, हर 3 महीने बाद वो साइकिल चलेगा। जैसे पहले था ना, जैसे होल्डिंग पीरियड 3 महीने, तो हर 3 महीने बाद फिर से ये साइकिल चलेगा, 3 महीने खत्म होगा वो फिर से एडवांस देगा। तो ये पूरे सालाना इसलिए निकालते थे। यहाँ पर तो है ही एवरेज कलेक्शन पीरियड 80 से 60, तो 20 दिन का ही बचेगा। आगे बात समझ में, बताइए कितना आएगा ये? 2,04,178। सही लिखा है मैंने, गलत लिख दिया, एक जीरो ज़्यादा लगा दी। ये टोटल सेविंग है हमारी। अब मुझे माइनस क्या करना था, बस बताइए फटाफट से। स्टेप 5 में सिर्फ क्या माइनस करनी थी? कमीशन। कमीशन बताइए कैसे निकलेगी फटाफट से। ये सही निकली? क्या पूरे साल की निकालनी जरूरी है कमीशन? यस, ये तो कमीशन हम पे करते हैं जो वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब टोटल सेविंग कितनी आई थी हमारी? ऊपर सेविंग कितनी आई थी हमारी? 2,01,78 और इसे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा अमाउंट? 24,174। ये है हमारी नेट सेविंग। क्योंकि ये पॉजिटिव में इन्होंने फिर से एक्सेप्ट कर ली है। अब मेरा ऐसा मानना है कि अगर इससे क्वेश्चन आता है, अब आएगा नेगेटिव वाला पार्ट। नेगेटिव वाला समझते हो? जैसे पहले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट में ड्राफ्ट किया हुआ है, उसमें नेगेटिव आएगा आपका आंसर, आप बोलोगे रिजेक्ट कर दो। रिजेक्ट नहीं कर सकते आप, एडवांस अवेलेबल से कंपेयर करें। आगे बात समझ, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ आया? पहले वाले में क्या था, जो स्टडी मैट में दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या है? उसमें एडवांस दे रहा था, इसमें एडवांस नहीं है। तो बस नॉर्मल कैलकुलेशन करनी थी बचत की और खर्चे की, कि डेटर से इतना कमीशन पे करना पड़ेगा, वो पूरे साल का निकाल लिया हमने वहां पर जाकर, और उसके बाद हमारा ब्याज बच गया, उसके बाद हमने ये टोटल कर दिया और कंपेयर कर लिया। आसान क्वेश्चन था, हमने एडवांस समझ के कर दिया। पहला वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान था या ये? अभी लोग पहला वाला समझ में आया था इसलिए वो आसान लगने लगा। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया तो अब ये मुश्किल लगने लगा, जबकि ये बिल्कुल अलग बात है। कमीशन जाएगी, बेड डेट्स बचेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बचेगी, और 20 दिन का ब्याज जो कि एवरेज कलेक्शन पीरियड हमारा रिड्यूस हो गया वो भी बच जाएगा, और वो 20 दिन का ही रिप्रेजेंट करेंगे। आप नोट डाल के लिख लीजिएगा उसमें। क्या ये बात समझ में? बाकी सारा क्वेश्चन हो ही जाएगा, आपको समझ में आता है। जो नॉर्मल क्वेश्चन आए, इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, ये सब कर लोगे आप, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बेड डेट्स किस पे निकालते हैं, फाइनेंसिंग कॉस्ट किस पे निकालते हैं, सब आता है आपको। तो कल एक छोटा सा टेस्ट रख लेते हैं, छोटे में 5 क्वेश्चन आएंगे बस, 5 से 6 लगा लो आप, मतलब अच्छा खासा फिगर बना लेंगे वो तो क्वेश्चन का। आगे बात समझ में? तो थोड़ी सी एक्यूरेसी के साथ आइएगा आप तैयारी करके। क्या ये बात समझ में है कि कल ही आपका डेटर्स का टेस्ट भी हो जाएगा और कल ही हम एक चैप्टर भी शुरू कर देंगे, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ में आती है? पक्का? ठीक, बंद कर देना उसको।